हूँ स्वाति और आज मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लास्ट वीक के। ये न्यूज़पेपर में आए थे और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें आई केम अक्रॉस फ्यू टर्म्स, तो मैंने सोचा उनको एनालाइज किया जाए, उन्हें डिस्कस किया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, सभी जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जिनमें भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं। दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल न्यूज़पेपर में आया था, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइनाज़ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये इनिशिएट किया गया चाइना के द्वारा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके तहत ये एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं विथ अफ्रीका एंड यूरोप, लैंड एंड मैरीटाइम दोनों रूट्स के थ्रू। सो दे आर कनेक्टिंग एशिया विथ अफ्रीका एंड यूरोप बाय लैंड एंड मैरीटाइम नेटवर्क। एम क्या है इसे बनाने के पीछे? वो ये है कि यहाँ पे इम्प्रूव की जाए रीजनल इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग ट्रेड एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंटीग्रेशन, रीजनल इंटीग्रेशन इम्प्रूव करना है, ट्रेड बढ़ाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। ये जो टर्म है इसे कॉइन किया गया था 2013 में बाय चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के द्वारा, और उनको इंस्पिरेशन आई थी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द सिल्क रोड, जो पहले हुआ करता था सिल्क रोड। स्टैब्लिश किया गया था सिल्क रोड को हान डायनेस्टी के द्वारा 2000 ईयर्स अगो। ये एक एंशिएंट नेटवर्क था जो सिल्क रोड था, ऑफ ट्रेड रूट, ट्रेड यहाँ से किया जाता था, ट्रेड रूट था ये, जो कि कनेक्ट करता था चाइना को टू द मेडिटेरियन वाया यूरेशिया फॉर सेंचुरीज। सो दिस BRI जो है हैज़ ऑल्सो बीन रेफर टू इन द पास्ट एज वन बेल्ट वन रोड। Then this BRI comprises Silk Road Economic Belt, a trans-continental passage जो कि लिंक करेगा चाइना को साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप by land, and 21st century maritime Silk Road, a sea route connecting China coastal region with Southeast, South Asia, South Pacific, Middle East and Eastern Africa all the way to Europe. जो इसके BRI में जो इनिशिएटिव्स डिफाइन किए गए, जो इनके 5 मेजर प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से हैं? पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पहला, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, तीसरा अनइम्पेडेड ट्रेड, फोर्थ फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, देन कनेक्टिंग पीपल, फिफ्थ वन। ये जो BRI है दैट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अ वेरी लार्ज प्रोग्राम। इसमें क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट किस में किया जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसमें पोर्ट्स, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स एज वेल एज पावर प्लांट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का। Since 2019, Chinese state-led BRI lending volume have been in decline. This BRI now places increasing emphasis किया जा रहा है high quality investment पे, including through the greater use of project finance, risk mitigation tool and green finance. अब तक इसमें 138 countries ने memoranda of understanding साइन किया है BRI के अंदर। हेलो एवरीवन, और ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लास्ट वीक के कंपाइल किए हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, तो मैंने सोचा उन्हें डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले ये मैंने लिया है, इसकी हेडिंग जो थी वो है ईजिंग प्राइसेस में प्रॉम्प्ट RBI टू रीथिंक द रेट हाइक। तो अभी क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, इसलिए RBI ने फॉर ए वाइल रेट हाइक का जो है वो अभी उनका प्लान नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने लगी है। जो फूड आइटम्स और फर्टिलाइजर्स दोनों के ही प्राइसेस जो है कंट्रोल में आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशनरी मेजर्स पास्ट में RBI ने उठाए थे, तो दे स्टार्टेड बेयरिंग द रिजल्ट। रेट हाइक्स जो है यहाँ पे कौन ये सब गवर्न कर रहा है? तो रेट हाइक जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो रेज करती है, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन ऑर्डर टू टेम द इन्फ्लेशन। इसे जो रेपो रेट बढ़ाई गई थी, पहले भी बढ़ाई गई थी, देन अगेन जून में वापस इसे बढ़ाया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और इसे लीड जो है वो RBI के गवर्नर करते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना, दैट इज़ फॉर दिस रीज़न इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन इनिशिएटिव टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन फिक्सिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ में लाना? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया में ला सकें, इसलिए बनाया गया था। ये एक साल में 4 टाइम्स अपनी मीटिंग कंडक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एंड दिस मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट द इन्फ्लेशन रेट। और इनका जो पर्पस है, हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा है वो RBI बनाता है, और इसका जो रोल है वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट करती है इन्फ्लेशन रेट्स को, इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो गवर्न करती है, ताकि हम इन्फ्लेशन को, इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। पहला तो इनका ये रोल है। और दूसरा, मेंटेन करना प्रिडिक्टेबल एक्सचेंज रेट्स फॉरेन करेंसीज़ के साथ। RBI बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को,
और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंटली विथ रिगार्ड टू इन्फ्लेशन एक टर्म सुनते हैं, दैट इज़ रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक जो है कंट्री का वो मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को। किस रेट पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक लेंड कर रहा है मनी, और इन द इवेंट ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ द फंड्स। तो रेपो रेट जो है वो एक कंट्रोलिंग मेजर है इन्फ्लेशन का। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है अगर इंटरेस्ट जो रेपो रेट में क्या सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, उस रेट बढ़ गई है जिस पे वो कमर्शियल बैंक्स को दे रहा है, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक जब लोगों को देंगे तो वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे लोन वगैरह। तो ये लोगों के लिए एक डिसइंसेंटिव हो जाएगा। वो क्यों हायर रेट्स, वो उनके लिए डिसइंसेंटिव है क्यों हायर रेट्स पे करके लोन लें। तो अपने आप जो लिक्विडिटी है मार्केट से वो कम होने लगेगी, और इस तरीके से जो है वो इन्फ्लेशन टेम हो जाएगी। मतलब लोगों के पास हाथ में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर। तो ये अगर लोगों के पास है ही नहीं अमाउंट, लिक्विडिटी है ही नहीं, तो फिर वो डिमांड भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन ब्रिंग डाउन हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ द इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज, जब भी इन्फ्लेशन होगी तो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज रेपो रेट एज दिस एक्ट एज अ डिसइंसेंटिवाइजिंग फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेज द मनी सप्लाई। इस तरीके से हम कंट्रोल कर पाते हैं इकनॉमी में, एंड दस हेल्प्स इन अरेस्टिंग द इन्फ्लेशन। तो लोगों के पास अगर मनी है ही नहीं तो दे विल नॉट डिमांड, एंड इन दिस वे वी विल बी एबल टू टेम द इन्फ्लेशन। सो जब भी इन्फ्लेशन को टेम करना है तो कमर्शियल जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है जिसपे वो सेंट्रल बैंक को दे रहा है। तो रेपो रेट वो है जिसपे वो सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को दे रहा है। दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है नॉर्मली ये कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन से क्या मतलब है? जिसमें से हम फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड करते हैं। जो बाकी कमोडिटीज़ हम ले रहे हैं लेकिन फूड और फ्यूल हटा देते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में टाइम्स में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कीनली वॉच करती है मूवमेंट फूड और फ्यूल प्राइसेस का भी। कोर इन्फ्लेशन से यहाँ मतलब है विच व्हेन वी आर एक्सक्लूडिंग दी फूड एंड फ्यूल। एंड एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें इंक्लूड किया जाता है फूड और फ्यूल को भी। बाकी तो है ही हमारे पास बाकी कमोडिटीज़, उसके साथ साथ फूड और फ्यूल भी लिया जाएगा, वो हो जाएगी हेडलाइन इन्फ्लेशन। नाउ आरबीआई एंड गवर्नमेंट का जो इस वक्त फोकस है वो करेंसी स्टेबलाइजेशन है। करेंसी स्टेबलाइजेशन एज अ रिस्क करंटली आर प्राइमरली ड्यू टू डिप्रीशिएटिंग करेंसी ऑफसेटिंग द प्राइस रिडक्शन। तो करेंसी स्टेबलाइजेशन से हमारा क्या मतलब है? हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है या डिप्रीशिएट हो रही है, डिवैल्यू हो रही है, तो इसे अकॉर्डिंगली मेजर्स उठाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे करेंसी स्टेबलाइजेशन मीन्स द स्टेट्स रेगुलेशन, स्टेट रेगुलेट कर रही है मॉनेटरी सर्कुलेशन को अकम्प्लिश थ्रू द स्टेट रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी सर्कुलेशन। कैसे किन तरीके से करेंसी स्टेबलाइजेशन किया जाता है? इट्स थ्रू द डिवैल्यूएशन, करेंसी कन्वर्जन, डिफ्लेशन, अन्यूलमेंट ऑफ करेंसी और रिवैल्यूएशन। अब क्या कॉजेज़ है कि इन्फ्लेशन जो है वो मतलब कंट्रोल में आ रही है? क्या कॉजेज़ ऐसे क्रिएट हुए हैं, क्या कॉजेज़ बन रहे हैं? तो पहला तो जो है वो गुड रेन की वजह से, गुड हार्वेस्ट है तो इस वजह से जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है। गुड रेन्स विल इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग खारिफ हार्वेस्ट होगा, वो वी आर एक्सपेक्टिंग इट गोइंग टू बी गुड वन बिकॉज ऑफ द गुड रेन्स, जिसकी वजह से जो सप्लाई साइड वाली इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड की वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होती वो कंट्रोल में आ जाएगी। नॉर्मल रेनफॉल एंड करेक्शन इन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड, तो जो हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है इस वजह से गुड रेन्स की वजह से वो मॉडरेट हो जाएगी, जो अदरवाइज फूड इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकती थी। क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी ड्रॉप आ रहा है। देन देयर वाज अ होप दैट एडिबल ऑयल वुड रिमेन subdued due to the drop in the global demand. It was hope जो edible oil की जो demand है, there was hope that edible oil would remain subdued due to the drop in global demand and healthy sowing of the domestic kharif crop of soyabean and the groundnut. दिस एडिबल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट, जो डिमांड है वो भी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि एक तो ग्लोबल डिमांड में ड्रॉप देखने को मिली है, और क्योंकि हम खारिफ क्रॉप हमारी है सोयाबीन और ग्राउंडनट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग खारिफ क्रॉप अच्छी होने वाली है बिकॉज ऑफ द गुड रेन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड हार्वेस्ट। सो एडिबल ऑयल की जो डिमांड है वो मोर और लेस सेम रहने वाली है, उसमें कोई हाइक देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारी इन्फ्लेशन जो है ऑयल वाली, जो ऑयल एस्पेक्ट में है, वो हम मान सकते हैं कि मॉडरेट ही रहेगी। देन वन मोर थिंग इज़ दैट मार्केट हैज़ ओवर रिएक्टेड बिकॉज इंडोनेशिया इज़ रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज एस्टिमेटेड बिफोर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ ऑफलोडिंग। Meanwhile, the global demand has not, and overall, जो global demand है, that has not picked up much, and fear of global recession continue to loom.
तो यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। तो ग्लोबल रिसेशन जो है वो क्या होता है यहाँ पे, मतलब इकोनॉमिक डिक्लाइन का होना। एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन सिर्फ एक कंट्री से पर्टेनिंग नहीं होना, वेरियस नेशनल इकोनॉमीज़ का एक साथ रिसेशन में जाना, एक साथ वहाँ पे ग्लोबल जो है वो इकोनॉमिक डिक्लाइन को हम देखते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाउ डेज वी आर अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो आर इकोनॉमीज कनेक्टेड है। तो वॉट एवर हैपनिंग इन वन इकोनॉमी इज़ गोइंग इन डिक्लाइन, तो डेफिनेटली दैट गोइंग टू गिव दिस इकोनॉमिक शॉक ट्रांसमिट हो जाता है बाकी इकोनॉमीज़ में, बाकी नेशंस को भी ये फेस करना पड़ता है। सो अ ग्लोबल रिसेशन इज़ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन अराउंड द वर्ल्ड. A global recession involves more or less synchronized recession across many national economies as trade relations and international financial system transmit economic shocks. क्योंकि हमारे जो ट्रेड रिलेशन है, बिकॉज ऑफ वॉट ये इकोनॉमिक शॉक कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिलेशंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम दैट वी ट्रांसमिट इकोनॉमिक शॉक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिसेशन कैन बी फेल्ट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. IMF जो है उसने यूज़ किया है ब्रॉड सेट ऑफ क्राइटेरिया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ग्लोबल रिसेशन को. तो दैट इंक्लूड कैसे पता चल रहा है ग्लोबल रिसेशन गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड. एंड IMF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो ड्रॉप हो रहा है ग्लोबल आउटपुट में, दैट मस्ट बी कोइंसाइड विद अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये तो है ही है कि ग्लोबल जो आउटपुट है दैट देयर इज़ अ ड्रॉप इन द ग्लोबल आउटपुट में ड्रॉप देखने को मिल रहा है. इसके साथ कुछ और फैक्टर्स, कुछ और इंडिकेटर्स भी जो इस तरफ इंडिकेट करते हैं वह है कि दैट इज़ देयर इज़ अ ट्रेड कैपिटल फ्लोज एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है. फैक्टर्स और एक चीज़ इन दिस एडिटोरियल वाज आल्सो देयर कि जो कॉटन प्राइसेस हैं दे आर लाइकली टू फॉल. तो उसके क्या वजह है, कॉटन जो प्राइसेस है वो क्यों फॉल होने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं क्योंकि एक तो डिमांड इरोज क्या कारण बने, तो डिमांड इरोजन है, डिमांड नहीं है इसलिए. तो डिमांड ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल कम डाउन. देन फर्म US डॉलर आउटलुक एंड ग्लोबल रिसेशनरी फियर्स के चलते देन बेटर क्रॉप आउटलुक. तो क्योंकि कॉटन की जो क्रॉप है वी आर एक्सपेक्टिंग वो भी गुड वन होने वाली है, और रिसेशनरी फियर्स के चलते देयर इज़ अ मार्केट सेंटिमेंट. तो क्योंकि पीपल आर इन दिस एंटिसिपेशन दैट रिसेशन में अकर, सो ग्लोबल रिसेशनरी फियर्स के चलते डिमांड ज़्यादा नहीं होने वाली है. एंड फर्म US डॉलर आउटलुक, ऑल दीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉटन प्राइसेस, व्हाई द कॉटन प्राइसेस लाइकली टू वी कैन सी द लाइकली फॉल इन दैट. थैंक यू. ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स जो मैंने इकट्ठे किए उनमें से जो नेक्स्ट है वो है G7 डेवलपमेंट प्लान. G7 न्यूज़ में था और ये एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं उसमें क्या है. तो दिस हाउ विल G7 डेवलपमेंट प्लान इम्पैक्ट इंडिया, ये हेडिंग थी न्यूज़पेपर में. तो पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए G7 क्या है. G7 जो है वो एक ग्रुपिंग है, वर्ल्ड की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन की ग्रुपिंग है. इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान एंड US आते हैं अलॉन्ग विद द यूरोपियन यूनियन. इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसे PJII बोलते हैं, जो कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट है. ये लॉन्च किया गया एट द समिट इन द जर्मनीज क्लॉस एल्माउ, जहाँ पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया था अमंग द 5 स्पेशल इन्वाइटीज़. ये जो इनिशिएटिव है PGII दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके 2 मोटो हैं. वो 2 मोटो क्या है, पहली चीज़ तो ये कि ये जो पार्टनरशिप है इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो एनुमरस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की वो पूरा करना. तो फर्स्ट फॉरमोस्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की. और दूसरा ये कि सपोर्ट द US एंड इट्स अलाइज इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. US एंड इट्स अलाइज सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और दूसरा सिक्योरिटी नीड्स हो गया. देन PGII जो है वो एक तरीके से देखा जा रहा है कि ये काउंटर है टू द चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. एंड नाउ नेक्स्ट इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रोल फॉर इंडिया विद रिस्पेक्ट टू दिस PGII. तो US ऑफिशियल ने कहा है कि जो PGII है, जो इसका 4 की प्रायोरिटी एरियाज़ है वो इंडिया के भी प्रायोरिटी एरियाज़ रहे हैं, न्यू दिल्ली के प्रायोरिटी एरियाज़ भी रहे हैं. तो जो की प्रायोरिटी एरियाज़ है वो कौन कौन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी. ये सारे एरियाज़ न्यू दिल्ली के फोकस में भी हैं, जो कि PGII के फोकस में भी हैं. पहली चीज़. दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें और स्पेसिफिक प्लान ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए. किस में, 2 सेक्टर्स में बढ़ाने की बात की इन्वेस्टमेंट, एग्री टेक और क्लाइमेट रिसिलियंस, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के रिस्पेक्ट में. तो दैट वुड दे इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज़ के अंदर जिससे कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके. ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा
दैट वुड इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट इंक्रीज फूड सिक्योरिटी और प्रमोट कर सके क्लाइमेट रिसिलियंस और क्लाइमेट अडेप्टेशन को इंडिया में। एंड एट द सेम टाइम जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। वाई कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर इंडिया रेटिसेंस ऑन PGI के रिस्पेक्ट में इंडिया बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है कि इंडिया जो है एक बैलेंस स्ट्राइक करके चल रहा है, नॉट वेरी मच वो नाउ नेक्स्ट इज देयर एनी स्पेसिफिक रोल फॉर इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस PGI? तो US ऑफिशियल ने कहा है कि जो PGI है, जो इसका 4 की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, वो इंडिया के भी प्रायोरिटी एरियाज़ रहे हैं, न्यू दिल्ली के प्रायोरिटी एरियाज़ भी रहे हैं। तो जो की प्रायोरिटी एरियाज़ है वो कौन कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। ये सारे एरियाज़ न्यू दिल्ली के फोकस में भी हैं, जो कि PGI के फोकस में भी हैं। पहली चीज़। दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें और स्पेसिफिक प्लान ये है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। किस में? 2 सेक्टर्स में बढ़ाने की बात की इन्वेस्टमेंट, एग्री टेक और क्लाइमेट रिसिलियंस, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो दैट वुड दे इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज़ के अंदर जिससे कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा दैट वुड इन्वेस्ट इन द कंपनीज दैट इंक्रीज फूड सिक्योरिटी और प्रमोट कर सके क्लाइमेट रिसिलियंस और क्लाइमेट अडेप्टेशन को इंडिया में। एंड एट द सेम टाइम जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। वाई कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर इंडिया रेटिसेंस ऑन PGI के रिस्पेक्ट में इंडिया बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है कि इंडिया जो है एक बैलेंस स्ट्राइक करके चल रहा है। नाउ इंडिया का जो क्या टेक है ऑन दिस PGI? तो व्हाट कुड बी द सम ऑफ द रीज़न फॉर इंडियाज़ रेटिसेंस ऑन द PGI को लेकर रेटिसेंस इंडिया क्यों है? तो फर्स्ट रीज़न जो है कि न्यू दिल्ली को लेकर स्केप्टिकल है, स्केप्टिसिज्म उनके माइंड में, बिकॉज ये उन बहुत सारे इनिशिएटिव में से एक है जो कि US अनाउंस कर चुका है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव जो उन्होंने ग्लोबली अनाउंस किए थे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। एंड ये क्लियर नहीं है कि ये उनके जो और प्रोजेक्ट्स हैं बाकी उनके साथ ओवरलैप करेगा कि ये उनके साथ साथ चलाया जाएगा कॉन्करेंटली। सो फर्स्ट इज़ दैट वन ऑफ द रीज़न फॉर स्केप्टिसिज्म इन न्यू दिल्ली is that this PGI is one of the number of US lead economic initiative announced globally and in the Indo-Pacific without much clarity on they would overlap or run concurrently with each other. Next is PGI announcement for $600 billion over 5 years also comes a year after the US leader G7 initiative to counter China's strategic competition and to narrow roughly $40 trillion infrastructure gap in the developing world. नेक्स्ट कॉज जो है इसमें वो ये है कि एक ब्लू डॉट नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट है जिसे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवाइव किया था। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोजेक्ट था जिसे रिवाइव किया था बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए था ये ब्लू डॉट नेटवर्क, लेकिन इसे बंद कर दिया गया बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ऑफ फंडिंग। नेक्स्ट कॉज जो है अनदर रीज़न फॉर इंडिया रिएक्शन दैट कुड बी टू शो कंसिस्टेंसी गिवन इंडियाज़ अर्लियर रिएक्शन टू द BRI. And India initial response was also that this was a plan with geopolitical consequences and India was not consulted on it. Lastly that Modi government का जो है वो एक बैलेंस स्ट्राइक करने का की कोशिश कर रहे हैं with respect to, तो they are very cautious with respect to this PGI.